तब तक नहीं आने वाला। बोले एक एक करके बोले, फिर क्या होगा कि सबकी आवाज ओवरलैप हो रही है। आप ज्यादातर लोग स्काइप पर हैं, इसलिए अगर आप बोलिएगा तो वॉइस जो है वो ओवरलैप होगी, किसी को समझ में नहीं आएगा। मैं रामकृपाल सर आपके पास आ रहा हूं। जम्मू कश्मीर के लिए आज की तारीख में 370 का मुद्दा अहम है या फिर वहां के रोजगार का मुद्दा अहम है? देखिए प्रत्युष जी, अभी अमित रैना जी ने जो बातें कही हैं, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं और हकीकत यही है। राजनीति में करने वाले जो 370 की बात आज कर रहे हैं, उनको भी ये पता है कि ये ऐसा सपना है कि चांद को ज़मीन पे ले आना, ये कोई भी होने वाला नहीं है। लेकिन अगर जनता के कुछ लोगों के सेंटिमेंट से अगर आप खेल सकते हैं तो खेलिए। अभी देखा आपने, कांग्रेस बहुत ही बुरी स्थिति में फंसी हुई है। वो 370 के नाम पर नहीं आती, वो 370 का जिक्र नहीं करना चाहती, लेकिन वो अधिकार देंगे, फलाना देंगे। अधिकार जनता को देना ये कौन मना कर रहा है? ये बताइए कि वाल्मीकियों को पहली बार 5 अगस्त 2019 में जो हुआ, अब वो समझिए अतीत है, और अतीत की विशेषता इसी में है कि वर्तमान को जन्म दे और नष्ट हो जाए। वो कभी भी वापस नहीं आने वाला है। ये मुंगेरी लाल के सपने देखते रहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, किसी भी समाज का उत्थान कहाँ से होता है? जो सबसे ज़्यादा नीचे गरीब वो जो तबका है, जिसको अभी तक वहाँ नागरिकता तक ठीक से नहीं दी गई थी, जिसके बच्चे वहाँ वाल्मीकि समाज के बच्चे जो पढ़ नहीं सकते थे। पूरे देश में आप जाति और जाति जनगणना करो इसलिए कि गरीबों को न्याय मिले, और जम्मू कश्मीर में आप ऐसा कानून फिर वापस लाना चाहते हैं जिससे वहाँ के गरीब और जो बॉर्डर के लोग हैं, जिनको पहली बार जीवन में वो एक सम्मानजनक ढंग से नागरिक बनने का जो अधिकार मिला है, आप उसको छीनना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस की जुबान बंद है। देखिए, ये राजनीति चलेगी अभी 1-2 इलेक्शन तक। जैसे उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, जरा सुनिए, इंटरेस्टिंग बात, कि 25 साल तक अगर ये बात बीजेपी जिंदा रख सकती है तो हम अगले 25 साल तक क्यों नहीं जिंदा रख सकते? मतलब उनको भी पता है कि अगले 25 साल तक ये नहीं हटने वाला है। बिल्कुल आने वाला नहीं है। पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, 370 के मुद्दे को बार-बार उछालते हैं। अगर आप कर ले तो 25 साल क्यों कह रहे हैं? हाँ। 25 साल इसका मतलब ये बात रविंद्र शर्मा जी, ये बात कांग्रेस भी जानती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जानती है कि ये वापस नहीं हो सकता, नहीं होने वाला। लेकिन पब्लिक के बीच में 370 को जिंदा रखना है, इसलिए बार-बार इस मुद्दे को उछालते रहो। कांग्रेस के लिए बात वापस की नहीं है। बात यह है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे का सेंटीमेंट के हमारी नौकरी, हमारी तो 370 क्या 370 की बहाली जम्मू कश्मीर के बच्चे और युवाओं का सेंटीमेंट है क्या? उनकी डिमांड है क्या? आप कांग्रेस को एकदम रोकते हैं। खरे साहब 2 मिनट रुक जाइए। नहीं, मैंने आपसे मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा सर। आपने कहा कि बच्चों का सेंटीमेंट 370 के साथ जुड़ा है क्या? बच्चों का सेंटीमेंट जवाब नहीं है तो बात नहीं करने। हाँ, आप बात नहीं करने देते तो मैं चुप कर देता। बोलिए बच्चों का सेंटीमेंट 370। हाँ। नहीं बताइए ना। हिंदुस्तान का अटूट अंग है जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर। मैं पीओजे से आता हूं, जो विस्थापित यहाँ है, जो पैकेज हमने बनाया था, सिंह आज कहते हैं हमने 25 लाख पर परिवार कहा था, ये 5 लाख नहीं दे सके। अभी परिवार खचले और बातें करते हैं पीओके के लोगों की कि वो हमारे यहाँ जो बसे हम लोग 10 लाख 15 लाख के करीब लोग। हमारा क्या हाल है? बस्तियां रेगुलाइज, जमीनों को क्यों बेचने का अधिकार बंद कर दिया? पिछली सरकारों ने दिया था बेटी की शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए। और बातें करते हैं कश्मीरी पंडितों के। हमारे मैं भी एक माइग्रेट हूँ, लेकिन बात करनी और कसनी में आरपी सिंह साहब बहुत अंतर है। बताइए पीओजे कर वीडियो के लिए क्या किया? और मैं भी उनमें से हूं। मैंने वो पैकेज ड्राफ्ट किया था और गवर्नमेंट ने पास किया था। और बाकी हिमाचल अगर हमारे पड़ोस में है, वो संविधानिक बात है कि वहां की जमीन, नौकरी और आपने कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के बाद फिर उनके पुनर्वास की बात की। मैं सीधे अमित रैना जी आप ही से पूछता हूं, जम्मू कश्मीर मनमोहन सरकार के समय में पैकेज आया था, उसके बाद से लेकर अब तक वहां पर कश्मीरी पंडितों के लिए पैकेज सिर्फ कागजों में है, आंकड़ों में है, या धरातल पर भी उतरा है? जो हमने दिया था वही पैकेज है। उसके बाद क्या पैकेज? अमित रैना जी, मनमोहन सिंह सरकार के समय बैठे हैं कि हमारी अनाउंसमेंट करिए, सरकार के समय में उनके फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते। मनमोहन सिंह सरकार में जो पैकेज आया था वो 10,000 नौकरियों का पैकेज था और उसमें 50-50 शेयरिंग थी सेंटर की और स्टेट गवर्नमेंट की।
पहली भर्ती हुई 1800 लोगों की, उसके बाद कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने कहा हम अपना शेयर नहीं देंगे और भर्तियां रुक गई। और उसके बाद 2018 के बाद 2019 के बाद 2018 के बाद वापस ये भर्तियां शुरू हुई। गलत आंकड़े हैं। 6000 ये उसके बाद ये भर्तियां ठीक है जी 6000 था। 1800 के बाद उसके 1800 के बाद आपने रोक दिया, आपने कहा हम पैसा नहीं देंगे, हमें कश्मीरी पंडित यहां नहीं चाहिए। और उसके बाद जो बाकी भर्तियां हुई हैं, वो जो बाकी भर्तियां हुई हैं वो 2019 के बाद की हैं, 2018 के बाद की है, जब पीडीपी बीजेपी सरकार आई। ये फिगर कहीं और दीजिएगा आप, ये समझ गए आप, ये आपकी सच्चाई है। और बताता हूं ये एक और कहानी सुनिए। 2006 में जब गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर थे, 2006 में जब गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर थे, बिट कराटे को लेकर बिट कराटे को लेकर जज ने कहा, जस्टिस वानी ने कहा कि जो ये जो प्रोसिक्यूशन है स्टेट का, इन्होंने बहुत ही गंदी प्रेजेंटेशन करी है, इनको वापस रिप्रेजेंट करना चाहिए, बिट कराटे को बेल नहीं मिलनी चाहिए। रविंद्र शर्मा जी, और गुलाम नबी आजाद की सरकार ने उसको लेकर वापस अपील नहीं करा। आपके पास आंकड़े इनसे अलग है तो जरूर आप रखिएगा। मैं आंकड़े रख रहा हूँ। 6000 नौकरियों का पैकेज था, 2930 लोग लगे थे। शेखपुरा से बडगाम से लेकर के कॉलोनियां बनाई गई, यहाँ वो लोग रहते थे। लोगों मुसलमानों के घरों में किराए पे भी रहते थे। जब से ये आए हैं वो सड़कों पे नंगे पांव गए। अरे भाई साहब नंबर बताइए, नंबर बताइए, नंबर ज्ञान नहीं, नंबर बताइए, नंबर 6000 नौकरी लगाई कितने आपने लगाए कितने? आपने कहा, आपकी सरकार ने कहा हम नहीं लगाएंगे। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर तो उन्होंने कहा हम नहीं लगाएंगे, हम पैसे नहीं देंगे, कितने लगे? हम पैसे नहीं देंगे। 1800 के बाद का हम पैसे नहीं देंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को लगता था पहले कि कश्मीरी पंडित वापस नहीं आएंगे, तो उन्होंने ओके कर दिया। जब कश्मीरी पंडित वापस आए तो उनको चिंता लगने लगी कश्मीरी पंडित वापस ना आ जाए, और उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे रोक लगा दी। ये सच्चाई है, इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। ये सच्चाई है, आप कुछ भी बोलते रहिए, ये सच्चाई है। ये तो आप गूगल कर लीजिए, डेटा निकल आएगा कि 1800 के बाद रोक क्यों लगा दी गई। की बातें नहीं करने के लिए बैठे। बताइए कितना मंत्री लीव पड़ा उनका इस सरकार ने? आप तो साहब बिल्कुल सही कहा, आप कश्मीरी पंडितों की बातें नहीं सुनेंगे। आप ही के पास आपके कारण तो बेघर हुए, आप क्यों सुनेंगे? जो भारत बनाना चाहते हैं वैसा भारत हम नहीं बना सकते। और उमर अब्दुल्ला ने एक बात और कही कि आखिर 2019 के बाद क्या आप आंकड़े बताइए, क्या आतंकी हमले रुक गए क्या? आपने कहा ना, आपने कहा कि हमारे वक्त के आप आंकड़े गिना रहे हैं, उस वक्त आतंकी घटनाएं आपसे कम थी। अब आप देखिए 2009 से लेकर 2014 तक के आंकड़े हैं, ये एसएटीपी के आंकड़े, जिसमें 920 आतंकी इसमें मारे गए। अब ये देखिए आतंकी घटनाएं होती है 761, ये 2009 से लेकर 2014 है। आम नागरिक 186 मारे जाते हैं, सुरक्षा बल के जवान शहीद होते हैं 291। ये आपके वक्त के आंकड़े हैं, 2009 से लेकर के 2014। 2019 से 24 के भी आंकड़े थोड़ी देर में स्क्रीन में भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। 691 आतंकी घटनाएं, सुरक्षा बल के जवान जो शहीद होते हैं 262, आतंकी 907 उसमें मारे जाते हैं, आम नागरिक जो है हताहत होते हैं 171। तो लगभग दोनों एक समान है, इसमें अंतर कितना है? और आंकड़े स्क्रीन पर है। अगर आप कहते हैं कि हमारे वक्त में आतंकी घटनाएं नहीं हो रही थी, तो फिर ये आंकड़े झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब संदीप वजीर साहब में 70 आंकड़े कम हो गए। तो सर हम कह तो नहीं है, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि मिलिटेंसी जो है, जो ये इंसिडेंट्स हुए हैं, ये ऑलमोस्ट सेम है, आपके आंकड़े ही बता रहे हैं। तो कहां क्या क्लेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि भाई बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा डिक्लाइन आ गया? इसमें कोई डिक्लाइन नहीं है ना। ये के बारे में भी बोल दो एक बार, डिक्लाइन है ना। कोई बहुत ज्यादा के बारे में क्या कहना है आपका? भी तो यही बात, इसमें कोई अब्दुल गुरु के बारे में क्या कहना है? आतंकी घटनाओं में फांसी ठीक हुई थी या गलत हुई थी? आज भी लोग मर रहे हैं, आज भी सुरक्षा बल मारे जा रहे हैं, और हम भी तो यही स्टैंड ले रहे हैं। जी न्यूज़।